नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। बहुत विंडी है, बहुत ठंड है मित्रों। कोई कहते हैं कि आप क्यों बोलते हो कि अमेरिका से। भाई मैं अमेरिका से ही बोल रहा हूँ, इसके लिए मुझे बोलना पड़ता है। मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ। हिंदुस्तान में जन्मा, भारत में बड़ा हुआ और अमेरिका में आकर अमेरिकन नागरिक बना। चलो, आज कुछ ऐसी बात कहे जो हमारे समाज में हर वक्त होता है। ज़्यादातर अमेरिका में ये होने की शक्यता बहुत कम होती है, लेकिन भारत में ज़्यादा होता है। तो एक कहानी जो मैंने पढ़ी कि योगेश की ट्रेन की जनरल बोगी में बर्थ सीट पर सोया हुआ था। ये सच्ची कहानी है, मैंने पढ़ी। मैंने सोचा कि इसे इंस्पिरेशनल स्टोरी जो आपको कुछ इंस्पायर्ड करे। गाड़ी रुक कर वापस चली तो अचानक उसकी नज़र अपनी तलाकशुदा पत्नी रागिनी पर पड़ी। पता नहीं कब वह उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई थी। 6 साल बाद वह उसे देख रहा था। वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसने पुरानी सस्ती सी साड़ी पहन रखी थी। ना माथे पर बिंदी, ना गले में मंगलसूत्र था। तो क्या उसने अभी तक दूसरा विवाह नहीं किया? एक प्रश्नार्थ उसके दिमाग में आया। क्या अभी तक वह मेरी तरह अकेली ही है? योगेश ऐसा सोच ही रहा था कि तभी रागिनी की नज़र उस पर पड़ी। नजरें मिली तो योगेश दूसरी तरफ देखने लगा। ऐसा ही होता है जब तलाक देकर अलग हो जाते हैं या कभी मित्र दुश्मन हो जाते हैं और आमने सामने आ जाते हैं, तो ऐसा ही होता है जैसा मैंने बताया। फिर पता नहीं योगेश के दिमाग में क्या आया कि वह सीट से नीचे उतर आया और रागिनी के पास बैठे लड़के से कहा कि वह ऊपर वाली सीट पर चला जाए। लड़का मान गया। तब योगेश रागिनी के पास बैठ गया। बैठते ही योगेश बोला, रागिनी कैसी हो? जिंदगी में बिताए दिनों में मित्र हो या पत्नी हो या कुटुंबीजन हम भूल नहीं सकते हैं। उसने कहा, रागिनी कैसी हो? रागिनी ने नज़र न मिलाते हुए खिड़की की तरफ देखते हुए बोला कि मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हो? योगेश बोला, मैं भी ठीक हूँ और कानपुर जा रहा हूँ। त्यौहार होने के कारण रिजर्वेशन सीट नहीं मिली, इस कारण जनरल बोगी में आना पड़ा। तुम कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं भी कानपुर ही जा रही हूँ। आजकल माँ वहीं बड़े भैया से के पास ही हैं, बीमार हैं, इसलिए मिलने जा रही हूँ। काफ़ी देर दोनों चुप रहे। फिर योगेश बोला, एक बात पूछूं? रागिनी ने आंखों से ही पूछा, क्या? योगेश संकोच करते हुए पूछा, अभी तक शादी क्यों नहीं की? वह कुछ नहीं बोली, मगर जब योगेश ने दोबारा पूछा तो रागिनी ने पूछा, आपने भी शादी की है या नहीं की है? योगेश ने भी बिना बोले ना मैं गर्दन हिला दी। उसमें कहा कि ना। वो गर्दन हिला के उसने जवाब दे दिया कि ना, मैंने भी शादी नहीं की है। फिर काफ़ी देर तक दोनों चुप रहे, मानो एक दूसरे को परख रहे थे। डिब्बे में कुल्फी बेचने वाला आ गया था। योगेश बोला, खाओगी? रागिनी ने ना में सिर हिला दिया। योगेश ने रिक्वेस्ट करते हुए फिर पूछा, खा लो यार, तुम्हारे साथ मैं भी खा लूँगा। जानता हूँ तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी कुल्फ़ी है। वह थोड़ा मुस्कुराई तो योगेश ने महसूस किया कि वह अपनी आंखों से बहने वाली आंसुओं को समेटने का प्रयास कर रही हैं। 5 साल के साथ रहा था। जब वह अपने आंसुओं को समेटने का प्रयास करती थी तो ऐसे ही मुस्कुराया करती थी। योगेश दूसरी तरफ देखने लगा तो रागिनी चुपके से अपनी आंसुओं को पोंछने लगी। फिर वह सहज होकर बोली, एक शर्त पर खाऊंगी।
कभी स्त्री भी खुददार होती हैं, पुरुष भी खुददार होता है, रस्सी जल जाए, ऐसी परिस्थिति हमेशा जीवन में होती है। कि वह सहज होकर बोली, एक शर्त पर खाऊंगी। योगेश बोला, क्या शर्त है? तो रागिनी बोली, पैसे मैं दूंगी। योगेश कुछ नहीं बोला। फिर रागिनी ने 2 कुल्फियाँ खरीद दी और 1 कुल्फी योगेश को देते हुए बोली, अब मैं भी कमाने लगी हूँ, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, महीने में 10,000 मिलते हैं। और कुल्फी खाते हुए योगेश बोला, तलाक के समय कोर्ट के आदेश पर मैं तुम्हें 30 लाख रुपये दे तो रहा था, अगर ले लेती तो अपना स्कूल खोल देती, जबकि तुम बहुत स्वाभिमानी हो, इस जमाने में पैसे के बिना कुछ नहीं होता। तो वो हंसकर बोली, अगर ले लेती तो अपनी ज़मीर को क्या जवाब देती? तो ये ज़मीर रोज़ कहता कि जिसे छोड़कर आई हो उसी के सहारे पर पल रही हो। देखिए, यही तो जीवन की खुददारी होती है कि हर इंसान समान से जीना चाहता है और समान ही उसका सब कुछ होता है। लेकिन आजकल हमने सम्मान को सब कुछ भुला दिया है। हमारे लिए सत्ता, धन, ये सब कुछ हो गया है और इसके लिए हमने ईमानदारी खो दी है, भ्रष्टाचार करने लग गए हैं और इस राजकारणियों ने देश को तबाह करने की दिशा में देश की लोकशाही को ख़त्म करने का काम कर दिया है, जिसे आपको बचना चाहिए। योगेश बोला, तुम बहुत अच्छी हो, मासूम हो, ये एहसास तुमसे तलाक लेने के बाद मुझे हुआ, तुम यकीन नहीं करोगी, मैं बहुत बदल गया हूँ। पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करता, अब मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता। जो तुम्हें बहुत बुरा लगता था वो सब बुरी आदतें मैंने छोड़ दी हैं। वह उदास होकर बोली, अब क्या फ़ायदा? जब मैं मना किया करती थी तब आप मेरी एक भी बात नहीं सुनते थे। आपके कारण मैं हमेशा टेंशन में रहती थी, इसी कारण मुझे 2 बार गर्भपात भी हुआ, वरना आज मेरे भी 2 बच्चे होते, एक 8 साल का हो गया होता और दूसरा 6 साल का होता। कहकर वो रो पड़ी। बच्चों की बात पता चली तो योगेश के भी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह पुरुष था तो आंसुओं को पलकों तक पहुंचने से पहले ही पी गया और बोला, कभी कभी लगता है मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मैंने कभी रिश्तों की कदर नहीं की, उसी की सज़ा झेल रहा हूँ, आज बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, अब माँ भी नहीं रही। माँ के होने पर रागिनी को बड़ा दुख हुआ और बोली, माँ को भली चंगी छोड़ कर आई थी, उसको क्या हो गया था? इस बार योगेश भावुकतावश अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया और बोला, वो तुम्हें हर दिन याद करती थी, बोलती थी कि बहू को वापस घर ले आओ। मैं उन्हें कैसे समझाता कि तलाक के बाद बहुएं वापस घर नहीं आती। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई थी। कानपुर आ गया था, स्टेशन आने वाला था। योगेश बोला, वापस कब आओगी? रागिनी बोली, आज रात यही रुकूंगी, कल की सुबह की ट्रेन से वापस जाऊंगी। फिर वही खड़ी हो गई। योगेश भी खड़ा हो गया और पूछा, कितने बजे वाली ट्रेन से वापस जाओगी? रागिनी बोली, हम गरीब लोग हैं, रिजर्वेशन नहीं करा पाते हैं, जनरल डिब्बे में सफ़र करते हैं, इसलिए जो भी ट्रेन मिलती हैं टिकट लेकर चढ़ जाते हैं। इतना कहकर वो नीचे उतर गई। योगेश अपना सूटकेस संभालता हुआ उसके पीछे लपका और बोला, अगर मैं रिजर्वेशन की 2 टिकट ले लूँ तो मुझे पता है कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सफ़र करना चाहता हूँ, जनरल में ही चल दूँगा, बताओ कितने बजे यहाँ मिलोगी? रागिनी ऑटो में बैठती हुई बोली, 9 बजे यहाँ मिलूँगी। फिर उसके देखते देखते ऑटो आंखों से ओझल हो गया। योगेश कानपुर 2 दिन के लिए आया था, मगर रागिनी का साथ पाने के लिए उसने अपना शेड्यूल बदल लिया। उसने जल्दी से अपने बिजनेस का काम पूरा किया और अगले दिन सुबह 8:30 बजे स्टेशन पर आ गया। रागिनी 9 की जगह 10 बजे स्टेशन पर पहुंची और बोली, आप भी अभी तक यहीं पर हो? मैं सोच रही थी कि आप चले गए होंगे। रागिनी बहुत खुश थी, बोली, माँ आप बिल्कुल ठीक हैं,
योगेश बोला, मैं तुम्हारा भी टिकट ले आया हूँ, अब 30 रुपये के टिकट के लिए कुछ मना मत करना। रागिनी हंसते हुए बोली, अभी ट्रेन आने में आधा घंटा है, चलो तब तक कुल्फी खाते हैं, पैसे मैं दे दूंगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना कहकर वह फिर मुस्कुरा दी। वह जब भी मुस्कुराती थी, योगेश की नज़र उसके चेहरे पर ठहर जाती थी। फिर दोनों ने कुल्फी खाई और तब तक ट्रेन आ गई और फिर से एक नया सफ़र शुरू हो गया। मगर इस सफ़र में कुछ खास था। योगेश कुछ कहने के लिए तिलमिला रहा था, मगर डर भी रहा था कि वह मना कर देगी तो। योगेश नोटिस कर रहा था कि रागिनी बड़े भाई के घर से नई साड़ी पहन कर आई थी। वह बहुत सुंदर लग रही थी। खिड़की से आ रही ठंडी हवा के झोंके से रागिनी के ललाट पर लटकी बालों की एक लड़ी झोंक रही थी। उसे ऐसे देखकर योगेश के दिल में एहसास सा उठता है कि ये औरत कभी उसकी जिंदगी थी, मगर मैं उसे संभाल कर नहीं रख पाया। योगेश की मनस्थिति से अनजान रागिनी बोली, क्या हुआ, आप गुमसुम से क्यों हो? दोस्त बनकर ही सही, कुछ बात तो कर लो। योगेश बोला, मुझे दोस्ती नहीं चाहिए। रागिनी को झटका सा लगा, बोली, फिर क्यों मेरे साथ सफ़र करने के लिए उतावले थे आप? योगेश बोला, मुझे तू चाहिए, हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए, मेरे साथ हंसने के लिए, मेरे साथ रोने के लिए। वह इतनी जल्दी में सारी बातें बोला कि रागिनी बस उससे मुंह की ओर देखती रह गई। वह आगे बोला, मैं गलत था, तुम्हारी कदर नहीं पाया, मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरे गलतियों का एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कर दो, कहकर वह रो पड़ा। रागिनी चुप हो गई, बस उसके चेहरे की तरफ देखते जा रही थी। योगेश उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दे यार, मैं वादा करता हूँ अब कभी भी तुम्हारे आंसुओं की वजह नहीं बनूंगा, तू जो कहेगी वही करूँगा, प्लीज़ लौट आ। रागिनी ने माथे पर साड़ी थोड़ी सी पीछे सरकाई और बोली, इधर देखिए जरा। योगेश ने देखा, रागिनी ने मांग पर वर्दी रखी थी। वह बोली, मैं जानती थी आप यही सब करेंगे, मैंने कल ही सोच दिया था कि अब अकेले चलने के दिन खत्म हो गए हैं, मेरा हम सफ़र लौट आया है, अब आगे का सफ़र उसी के साथ तय करना है, थक गई हूँ मैं अकेले चलते चलते, कहते हुए वह अजीब सी मुद्रा में मुस्कुराने लगी। योगेश बोला, मैं जानता हूँ जब तेरा दिल रोने को होता है तब तू ऐसे ही मुस्कुराती है, मत रोक इन आंसुओं को, इन्हें बह जाने दे, दिल हल्का हो जाएगा। इतना सुनते ही रागिनी का संयम जवाब दे गया। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पूरे डिब्बे के लोग उन्हें देखने लगे, मगर रागिनी ने लोगों की परवाह नहीं की। वह योगेश के कंधे पर सर रखकर रोती रही। कुछ देर बाद रागिनी का गांव आ गया। गाड़ी कुछ पल रुकी, फिर चल पड़ी। रागिनी को अब वहां उतरना ही नहीं था। जिंदगी में एक नया सफ़र फिर से शुरू हो गया। अब उनकी मंजिल मायका नहीं, पिया का घर था, जो वर्षों से उनके लौटने का इंतजार कर रहा था। वह अब भी योगेश के कंधे पर सर रखी थी, आंखें बंद कर मन मन मुस्कुरा रही थी, एक मासूम बच्चे की तरह। यही एक जीवन की कहानी है कि लोग कभी कभी बिछड़ जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी में जब एक वक्त आता है, जब मिलते हैं और ज़िंदगी की सफ़र फिर से शुरू होती है, तो यही है ज़िंदगी, यही है समाज, यही है देश, यही है कुटुंब। प्रेम से जियो और प्रेम से दूसरों को जीने दो। बहुत पवन है, बहुत ठंड है। मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। चंद्रकांत भट्ट।